Hi, and I welcome you all to your own channel आरंभ अध्याय। हमने इंडियन पॉलिटी के 5 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम उन 5 लेक्चर्स में से जितने भी इम्पॉर्टेंट MCQs पूछे गए हैं इन वेरियस एग्जाम्स में या पूछे जा सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे। आप सब भी क्वेश्चन रीड करके उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1 इज who was appointed as the advisor to the Constituent Assembly in 1946 during the framing of Indian Constitution? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब फ्रेम कर रहे थे तो 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एडवाइज़र के तौर पे किसको अपॉइंट किया गया था? दी ऑप्शंस आर BN राव, गोपाल स्वामी, KM मुंशी, BR अम्बेडकर। बताइए। तो द राइट आंसर इज BN राव। BN राव को एडवाइज़र अपॉइंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब सेकंड मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कितनी तारीख को, 11 दिसंबर 1946 को, उस दिन राजेंद्र प्रसाद को अपॉइंट किया गया था एज परमानेंट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए थे HC मुखर्जी। उनके साथ साथ BN राव को भी एडवाइज़र के तौर पे अपॉइंट कर दिया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। Next question is, how many members were there in the drafting committee of Indian Constitution? ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर्स थे? ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनाई गई बताइए? 29 अगस्त 1947 को क्रिएट की गई। कितने मेंबर्स थे? 7 मेंबर कमेटी इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन। एंड हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी? BR अम्बेडकर। So the answer is 7. Next question, who was the head of the drafting committee? वही जो हमने पॉइंट अभी डिस्कस किया, हेड कौन थे? BR अम्बेडकर। Next question, when did the Constituent Assembly adopted the Constitution of India? Constituent Assembly ने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किस दिन अडॉप्ट किया? Your options are 26th of November 1950, 26th of January 1950, 26th of November 1949 और 26th of January 1947. The right answer is 26th of November 1949, जिस दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था। और ये जो 26 ऑफ नवंबर 1950 यहाँ पे लिखा गया है, इस दिन हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया था, जिसे हम रिपब्लिक डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर किन्हें कहा जाता है? BR अम्बेडकर को। महात्मा गांधी यहाँ पे ऑप्शन में है, उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ द नेशन, वेयर एज जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ही वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑल्सो। MN रॉय, ये एक नाम यहाँ पे लिखा है। MN रॉय कौन थे? MN रॉय वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने रिकमेंड किया था या जिन्होंने सलाह दी थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए। तो द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम पुट फॉरवर्ड बाय MN रॉय। किस साल में था? इन द ईयर 1934। सो द राइट आंसर हेयर इज Dr. BR अम्बेडकर। ही इज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑन विच डेट इज कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? कॉन्स्टिट्यूशन डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 26 नवंबर और 24 ऑफ जनवरी। 15 अगस्त को तो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, 24 ऑफ जनवरी यहाँ पे जो लिखा गया है, अगर आपको याद होगा तो 24 ऑफ जनवरी 1950 को लास्ट मीटिंग हुई थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जिस लास्ट मीटिंग में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपॉइंट कर दिए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अडॉप्ट कर लिया था हमारा नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग भी अडॉप्ट किया गया था इसी ही दिन। तो डेट यहाँ पे एक बचती है 26 ऑफ नवंबर। इसी दिन ही जो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा कि 26 ऑफ नवंबर
1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था। जिस दिन हमने अडॉप्ट किया था, कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया था, उसी दिन को ही सेलिब्रेट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पे। सो द राइट आंसर इज 26th of November. Next question is, who among the following was not the member of Constituent Assembly of India? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर इनमें से कौन नहीं थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, बी.आर. अम्बेडकर। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था हमारे फर्स्ट लेक्चर में कि महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ये दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स नहीं थे। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन contains the provision on पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस कौन से शेड्यूल में मेंशन किए गए हैं? जैसे कि हम जानते हैं कि प्रेजेंटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है 12 शेड्यूल्स, उसमें से कौन से शेड्यूल में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं? सो द राइट आंसर इज 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल में मेंशन है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का, एंड 12th शेड्यूल में मेंशन है म्यूनिसिपैलिटीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द प्रोविजंस ऑन यूनियन टेरिटरीज? यूनियन टेरिटरीज का प्रोविजन कौन से पार्ट में मेंशन है? पार्ट 7, पार्ट 8, पार्ट 9 और पार्ट 10। सो द राइट आंसर हेयर इज पार्ट 8। पार्ट 8 में यूनियन टेरिटरीज की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडेड बाय 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992? कौन सा पार्ट ऐड किया गया है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 से? पार्ट 9A, पार्ट 9, पार्ट 4A और पार्ट 3। पार्ट 9 तो डील करता है पंचायत के साथ, जिसको 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 से ऐड किया गया। पार्ट 3 तो डील करता है फंडामेंटल राइट से, जो ओरिजिनली ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था। पार्ट 4A डील्स विद फंडामेंटल ड्यूटीज़, जिन्हें हमने ऐड किया है बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। तो एक ही ऑप्शन बचा है पार्ट 9A। ऐसे आप एलिमिनेशन मेथड से भी राइट आंसर पे पहुंच सकते हैं। 9A, पार्ट 9A डील्स विद म्यूनिसिपैलिटीज़, और इसको हमने ऐड किया था 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टोटल मेंबर्स वर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? टोटल कितने मेंबर्स थे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? ऑप्शन इज 296, 93, 389 और 299। 296 तो वो मेंबर्स थे जो इलेक्टेड थे, 93 तो वो मेंबर्स थे जो नॉमिनेटेड थे। टोटल कितने थे? 389 मेंबर्स जो थे टोटल मेंबर्स थे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और एक और यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 299। ये जो 299 मेंबर्स, जब इंडिया एंड पाकिस्तान की पार्टीशन हुई थी 3 जून को माउंटबेटन प्लान आया था, उससे देश तो बट गए इंडिया एंड पाकिस्तान, साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज भी अलग अलग हो गई, एक इंडिया की और एक पाकिस्तान की। 90 मेंबर्स आउट ऑफ 389 वो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर बन जाते हैं, रिमेनिंग 299 मेंबर्स रह जाते हैं इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। राइट आंसर है 389। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ फेडरल सिस्टम with a strong central government provided in the Indian Constitution? फेडरल सिस्टम जिसमें सेंटर स्ट्रॉन्ग होगा, ये वाला फीचर हमने कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। सो द राइट आंसर हियर इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which among the following was not borrowed from US Constitution? US के कॉन्स्टिट्यूशन से ऐसा कौन सा फीचर है जो हमने बोरो नहीं किया है? फंडामेंटल राइट्स, यस, ये US के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए गए हैं। जुडिशियल रिव्यू,
ये भी यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ही बोरो की हुई है। रिमेनिंग ऑप्शन एक ही रह जाता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, जिनको हमने रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया था, ना कि यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो यहाँ पे इन्होंने हमसे पूछा है कि ऐसा कौन सा फीचर है जो यूएस से बोरो नहीं किया गया है, तो वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो यूएसए से बोरो नहीं की हैं हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड। कमेंसमेंट का मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया, पूरा हो गया, जब हमने इसको इम्प्लीमेंट किया था, इस टाइम पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स थे, कितने पार्ट्स थे और कितने शेड्यूल्स थे? 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स, 8 शेड्यूल्स थे। 395 आर्टिकल, 25 पार्ट्स, 8 शेड्यूल्स थे। 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स थे। 470 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स थे। राइट आंसर इज 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स। ये जो 395 आर्टिकल्स हैं, 22 पार्ट्स हैं, 8 शेड्यूल्स हैं, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इतने ही थे। प्रेजेंटली कितने हैं? 470 प्लस आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं एंड 12 शेड्यूल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड द इलेक्शंस ऑफ डैश मेंबर्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका। किन मेंबर्स के इलेक्शन प्रोसेस को बोरो किया गया है साउथ अफ्रीका से? लोकसभा के, राज्यसभा के, विधानसभा के या विधान परिषद के? लोकसभा जिन्हें हम लोअर हाउस कहते हैं, राज्यसभा अपर हाउस कहते हैं, विधानसभा जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं उनको हिंदी में विधानसभा कहा जाता है, और विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को कहा जाता है। तो राज्यसभा के मेंबर्स के जो इलेक्शंस हैं ना, उनका फीचर हमने लिया है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। इट टुक डैश टू कंप्लीट आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट बनाने में कितना टाइम लगा था? 2 years 11 months and 20 days, 2 years 10 months and 18 days, 2 years 11 months and 21 days, या फिर 2 years 11 months and 18 days. So the right answer is 2 years 11 months and 18 days. Next question. The idea of single citizenship was borrowed from the constitution of. सिंगल सिटीजनशिप का जो आइडिया है, जो कंसेप्ट है, वो हमने किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है? कनाडा से? नहीं। यूएसए से? नहीं। यूएस तो खुद डुअल सिटीजनशिप ऑफर करता है, तो वहाँ से तो हम ऑब्वियसली इसको बोरो नहीं कर सकते। यूके से? हाँ जी, हमने यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट। Next question, the objective resolution was adopted by the Constituent Assembly on. Objective resolution को प्रेजेंट किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। कब प्रेजेंट किया था? जब तीसरी मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। किस दिन हुई थी वो? 13 दिसंबर 1946। तो उसको अडॉप्ट कब किया था हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने? 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which among the following feature is not correctly matched with its source? अब आपको मैच करना है कि ये कौन सा फीचर कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, और हमने नॉट करेक्टली मैच्ड यानी कि जो इनकरेक्टली मैच्ड है उसको आइडेंटिफाई करना है। रूल ऑफ लॉ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है, हाँ जी। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, यस। एमरजेंसी प्रोविजंस जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए हैं, नहीं। एमरजेंसी प्रोविजंस तो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए हैं। जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एमरजेंसी। तो हमें हमारा आंसर तो मिल गया है राइट। एक देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट भी क्या है, रेजिडरी पावर्स ऑफ द सेंटर कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ ये भी सही है। सो रूल ऑफ लॉ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, रेजिडरी पावर्स ऑफ द सेंटर कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली हैं। बच गया एक ही ऑप्शन, एमरजेंसी प्रोविजंस, ये हमने जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं बोरो की हैं, हमने बोरो की हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, वेयर एज सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एमरजेंसी हमने बोरो किया है जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से। लास्ट क्वेश्चन,
इंडिया इज ए डैश, फेडरल नेशन है, यूनिटरी नेशन है, क्वासी फेडरल है या डिक्टेटर स्टेट है? द राइट आंसर इज इंडिया इज क्वासी फेडरल। यहाँ पे फेडरलिज्म फॉलो किया जाता है लेकिन क्वासी फेडरल, पूरे तरीके से फेडरल नहीं है। हमारा जो फेडरेशन है वो यूनिटरी बायस है, सेंटर की तरफ झुका हुआ है। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए वो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, नहीं तो चैनल के अबाउट सेक्शन में भी टेलीग्राम का लिंक अवेलेबल है। With this, we are done with all the important MCQs of the topics that we have done so far. Thank you so much for watching. Keep on learning. Take care and bye.